स्टूडेंट्स, आज टू क्लास का फॉर्मल बिगनिंग कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। देखिए, जो मेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम 15 दिन का है, 15 डेज का प्रोग्राम है। इंट्रोडक्शन क्लास आज शुरू हो रही है। इसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट के लिए बायोडाटा का कार्यक्रम होगा। फिर इसके बाद कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर तीसरे दिन में जो है स्टेट, जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। स्थानीय स्टेट के लिए स्पेशल क्वेश्चन तैयार किए। इसके अलावा फिर अगला टॉपिक आ जाता है सोशल इशू, उसकी शुरुआत होगी। फिर पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू जाएंगे। साइंस, टेक, इकोनॉमी, करंट इवेंट, ज्योग्राफी, लीगल, एड, पब्लिक एडमिशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन और आंसर होंगे स्टूडेंट से संबंधित। डिफेंस टेस्ट। इसके बाद आपके चूँकि ग्रुप प्रेजेंटेशन है इसलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होगी एक। इसके अलावा फिर एक ओवरऑल क्वेश्चन हर स्टूडेंट का किया जाएगा। फिर मॉक इंट्रो 2 होंगे हमारे, नॉर्मल और स्ट्रेस कंडीशन में। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है इस इंट्रो क्लास का। तो मैं, क्योंकि बायोडेटा अभी बच्चों के हमारे पास आए नहीं है, तो बायोडेटा से संबंधित अभी जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं नहीं दे रहा। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है बायोडेटा कॉमन आप लोग देख लेना। ठीक है, तो उससे संबंधित मैं जवाब देता हूँ। जैसे बायोडेटा जो है, बायोडेटा ये जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपने पास्ट में कुछ किया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और आपको खुद जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब भी आप देखिए, वैसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप 15 साल की उम्र में वेल प्लान्ड कोई चीज़ की आपने हो। ठीक है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई किस मजबूरी में या किस ऑब्जेक्ट के तहत आपने वो काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो बायोडेटा की जो शुरुआत होती है वो आपके प्रेजेंट वर्क से होती है। पहला इसका पार्ट होता है प्रेजेंट वर्क। प्रेजेंट वर्क पर क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेजेंट वर्क पर सबसे पहले चर्चा करते हैं, या तो आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या आप किसी बिजनेस में हैं, या तो आप बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर। तीन कंडीशन बनती है, चौथी कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती। अगर आप वर्क कर रहे होंगे तो वर्क दो जगह कर रहे होंगे, या तो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे या तो आप प्राइवेट जॉब में होंगे। ठीक है, बिजनेस कर रहे होंगे तो अपना बिजनेस कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप टीचर हैं तो टीचर की नौकरी छोड़ करके आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं। ऑब्वियस, आप आईएएस बनोगे तो आईएएस के लिए संबंधित क्वेश्चन होगा। फिर आप एसडीएम पहले से लगे हैं तो आप आईएएस को बनना चाहते हैं। तो आपका एक हम्बल सा जवाब होगा, हम्बल सा जवाब होगा। ठीक है, जैसे जब मैं, वैसे टीचर का काम तो बहुत ही, जो जो काम आप अभी कर रहे हैं उसको गाली कभी मत दीजिए आप। लेकिन आप सीधा सीधा ही कहिए कि सर, अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ हालांकि बहुत अच्छा कार्य है सर, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि आप हमेशा जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के तरीके दो होते हैं। एक तो आप ज़्यादा वाइड और चैलेंजिंग वर्क चाहते हैं, ये वर्क चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छा रिन्यूमरेशन चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब क्लियर है कि सर, मेरे विचार से जो आरएस की नौकरी है, जो आरएस के कार्य हैं, वो ज़्यादा वाइड हैं। वाइड क्यों है? क्योंकि फील्ड में भी काम करता है, ऑफिस में भी काम, स्टाफ में भी काम करता है, लाइन के रूप में भी काम करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आप मदद करते हैं, एग्जीक्यूशन भी आप मदद करते हैं। और प्लस आप फील्ड में लगाए जाते हैं, आप एसडीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, डीएम होते हैं। ठीक है,
किसी संस्था के हेड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो काम का चैलेंज है और जो उसका स्कोप है, तो दोनों ही बढ़ जाता है। तो सर जो स्कोप और चैलेंजेज है आरएस में, ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। प्लस रिन्यूमरेशन भी टीचर की तुलना में इसका अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। इसलिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ करके या क्लर्क की नौकरी छोड़ करके मैं आरएस बनना चाहता हूँ। पहले प्रश्न का जवाब तो ये हो गया। बहुत हम्बल से जवाब देना कि सर जो कार्य मैं कर रहा हूँ वैसे बहुत अच्छा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जब मैं तुलना करता हूँ आरएस से, तो आरएस कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। दो कारणों से। नंबर एक, जो कार्य के चैलेंजेज हैं और जो इसका एरिया स्कोप है ये ज़्यादा बड़ा है। प्लस जो इसका रिन्यूमरेशन है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे पहले से ही ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं किसी काम में, तो उस स्थिति में आप पहले कह दो कि सर हालांकि मैं अभी जो सैलरी ले रहा हूँ, रिनोवेशन जो ले रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है आरएस की तुलना में, लेकिन फिर भी सर जो हम जब वर्क की बात करते हैं तो उसका जो एरिया है, जो उसके चैलेंजेज हैं, वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। ताकि बाद में वो ये ना कहने पाए कि अरे नहीं यार, आप 5400 के ग्रेड पे जा रहे हैं 6000 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ करके। ठीक है, वो पहले ही चीज़ आप बता दो उस चीज़ को। ठीक है, तो यही जवाब होगा, एक स्टैंडर्ड जवाब है, इसमें कोई और जवाब बनता ही नहीं है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपका ही जवाब होगा। ठीक है, कि सर फैमिली बिजनेस है। ठीक है, जो और भी कोई संभाल सकता है, लेकिन अगर मुझे अवसर आरएस में अवसर मिलता है, तो जो आरएस के सर जो कार्य की चुनौतियां हैं, जो इसका एरिया है, ठीक है, वो सर ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए मैं आरएस बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, और 8 साल 10 साल आपको ग्रेजुएशन किए या आपकी एकेडमी छोड़े हुए हो गया, तो क्या जवाब होगा? ठीक है, कैसे जवाब आप देंगे इसको? तो प्रश्न ये बनेगा कि 8 साल से आप क्या कर रहे हैं, 10 साल से आप क्या कर रहे हैं, 5 साल से आप क्या कर रहे हैं? तो आप हम्बल से जवाब देना कि सर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कंपटीशन की तैयारी से मुझे ज़्यादा बेहतर अवसर मिल सकता है, कंपटीशन से मुझे ज़्यादा बेहतर अवसर मिल सकता है, और जिसमें भी सर मैंने सिविल सर्विस को चुना, जिसमें आरएस प्रमुख है। तो कंपटीशन से आपको ज़्यादा बेहतर अवसर मिल सकता है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। ठीक है, तो और कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मेरी प्राथमिकता अभी आरएस है। ठीक है, अगर भविष्य में अवसर मिलता है तो मैं आईएएस की भी तैयारी करना पसंद करूंगा। भाई आईएएस की तैयारी क्यों करोगे आप? कारण ये है क्योंकि आरएस तो राजस्थान में काम करता है, और आईएएस की बात करेंगे तो फिर ये चीज़ें चेंज हो जाती नहीं हो जाती है, उसका जो जुडिक्शन है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उसका जो वर्क चैलेंजेस है वो पूरे इंडिया को इंक्लूड करता है। तो सर आरएस की तुलना में अगर आईएएस को देखा जाए तो वही चीज़ें लागू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा 8 साल से क्या कर रहे हैं? क्या आप आरएस में कौन कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया, पास नहीं हुए क्या? तो आपका एक हम्बल सा जवाब होगा कि सर चूँकि मेरे जो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, या अगर नहीं भी गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर जो मेरा मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं था, यही कारण है सर कि मुझे समय लगा। अब मेरे पास ज़्यादा बेहतर गाइडेंस है, और मुझे विश्वास है कि मैं इस बार अच्छा करूँगा। ये मत बोलना कि मैं टॉप कर जाऊँगा, अच्छा करूँगा। तो गाइडेंस लेवल सर अब मेरे पास बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा कर पाऊँगा। तो आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या अगर आपने इंटरव्यू दिया है पहले या मेंस दिया है, तो सर पास्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे ऐसा विश्वास था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। बहुत माइनर से चूक गया था, कम नंबरों से रह गया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगा, इसलिए सर मैंने और कोई विकल्प नहीं रखा। ठीक है, हालाँकि आपका जवाब क्लियर है कि अगर कोई कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर मेरी प्रायोरिटी सिविल सर्विस थी, आरएस है, लेकिन हमने एक विकल्प के रूप में ये नौकरी कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ अभी, भी कह सकते हैं आप। तो आपके प्रेजेंट वर्क से संबंधित प्रश्न आपका बन गया। अब पर्सनल बायोडाटा जब जिसका मिलेगा उसकी बात करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है आपके पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन।
पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन बनता है आपकी वरीयता, जो कि आपकी वरीयता आरएस से होगी। कुछ लोग आरपीएस को रखते हैं, बट मैं आरएस की बात कर दूं, ठीक है। अभी इमोशनल तरीके से अपनी प्रेफरेंस नहीं भरी जाती है, ठीक है। आपकी वरीयता आरएस ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जवाब के लिए आपने आरएस को ही वरीयता क्यों दिया, ठीक है। तो जवाब क्लियर है कि देखिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस और आईपीएस आता है, बट तुलना करोगे तो आईएएस जो होता है वो हर विभाग में जाता है काम करने, जबकि आईपीएस एक स्पेसिफिक पुलिस विभाग में जाता है। तो जो आरएस है ये जर्नलिस्ट सर्विस है, जर्नलिस्ट सिविल सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हो जाती है कि जो विविधता है काम की, आपकी डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है, और जो चैलेंजेज है, और जो एरिया है, डाइवर्सिफिकेशन, चैलेंजेज और एरिया यानी स्कोप, ये बाकी सेवाओं की तुलना में ज़्यादा है, बाकी सेवाओं की तुलना में ज़्यादा है। सर मेरे विचार से जो आरएस का पोस्ट है, उसके जो काम के डाइवर्सिफिकेशन, आप किसी विभाग में जा सकते हैं, किसी जगह पे लगाए जा सकते हैं, जबकि आरपीएस कहाँ लगेगा, आरपीएस पुलिस विभाग में लगेगा। अकाउंट वाला कहाँ लगेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगेगा। तो आपका जवाब क्लियर है कि सर चैलेंजेस क्या है, आप फील्ड में भी काम करते हैं, आप ऑफिस में भी काम करते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, एरिया राजस्थान के किसी भी कोने में लगाए जा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन, चैलेंजेज और एरिया सर बाकी सेवाओं की तुलना में आरएस में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे अट्रैक्ट करता है और मेरी वरीयता में नंबर 1 पर है। ये जवाब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिविल सर्विस में क्या चुनौतियां हैं और नया क्या करोगे आप। यहाँ क्वेश्चन ये बन गया आपका, भाई आरएस में अगर आपको बैठा दिया जाए तो क्या करोगे आप, नया क्या करोगे आप। तो जवाब क्लियर है आपका कि सर सिविल सर्वेंट एक एसडीएम, एक कलेक्टर, आरएस जो है सर 2 तरह के काम करता है। एक तो स्टाफ के रूप में, इस सचिवालय में इसकी पोस्टिंग होती है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जो भी आप बनते हैं बन जाएंगे आप। जहाँ पे एडवाइजर होते हैं, आप क्या करते हैं, स्टाफ का काम करते हैं, एडवाइजर, पॉलिसी मेकिंग में एडवाइजर होते हैं, कहाँ होते हैं। तो ऑब्वियस है कि आपको पॉलिसी की समझ होनी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो सर एक बहुत बेहतर चैलेंज ये है कि आरएस अधिकारी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि जब स्टाफ के रूप में वो कार्य करता है तो उसे पॉलिसी की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि एक व्यवहारिक और तार्किक और न्यायपूर्ण पॉलिसी राज्य के लिए बन सके, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, जो भी कोई नीति बन रही है। दूसरी स्थिति ये है कि जब आप एसडीएम होते हैं तो आपकी 4 पर्सनालिटी होती है, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, उस सब डिवीजन में जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं आप। तो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम कब होते हैं आप, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सीआरपीसी की पावर आप यूज करते हैं, बीएनएसएस की पावर यूज करते हैं आप। डिप्टी कलेक्टर तब होते हैं जब आप रेवेन्यू के हेड होते हैं, ठीक है, और उस जिले का जनरल एडमिशन भी देखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, ठीक है, एसडीओ। तो आपकी 4 भूमिका है। जब आप उस सब डिवीजन के सभी चीज़ों को हेड करते हैं तो आप सब डिवीजन एसडीओ होते हैं, जैसे चुनाव भी करवाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी देखते हैं, एसडीओ होते हैं, डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं तो एसडीडीओ होते हैं आप, सब डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं जब रेवेन्यू का काम करते हैं। तो ये चारों ही भूमिकाएं, ठीक है, ये लाइन के रूप में होती है। और ये सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चाहे लाइन के रूप में मैं काम करूँ, चाहे स्टाफ के रूप में काम करूँ, तो पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना होगा, ज़्यादा बेहतर संवेदनशील तरीके से कार्य करना होगा। तो जब आप लाइन के रूप में काम कर रहे हैं तो संवेदनशीलता और तार्किकता, न्यायपूर्णता, जस्टिसफुल होना, ये सबसे बड़ी शर्त है। और जब आप स्टाफ के रूप में काम कर रहे होंगे तो उस समय पॉलिसी की तार्किकता और पॉलिसी की व्यवहारिकता, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है।
तो एक तो ये जो आरएस लोग काम करते हैं उनका ये चैलेंजेस होता है, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका संगठन क्या है, किस संगठन में आप काम करते हैं। तो देखिए, सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट, ये स्पेशलिस्टों का संगठन होता है और ये जर्नलिस्टों का संगठन होता है। सचिवालय का हेड होता है, सचिवालय का हेड होता है सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी, इसका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। तो सचिवालय का हेड कौन है? सचिवालय का हेड है चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो सचिवालय का हेड हो गया, तो सचिवालय में जितनी भी पॉलिसी बनती है इसके अंडर में होती है। तो आप एक तो जब डिप्टी सेक्रेटरी बन के जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी बन के जाते हैं, तो भी आप किसी डिवीजन के हेड होते हैं, क्योंकि सचिवालय का ताना बाना क्या है, सचिवालय में डिपार्टमेंट, फिर विंग, फिर डिवीजन, इसी के पैरेलल आपका डायरेक्टरेट निदेशालय होता है। जैसे होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या होता है, होम डायरेक्टरेट, इसका प्रमुख होता है डीजीपी, वो पुलिस की हायरार्की शुरू हो जाती है, ठीक है। और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है, तो एक रेवेन्यू बोर्ड बन जाता है उसके अंडर में आकर, वो रेवेन्यू का भी हेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, डिपार्टमेंट में ये हो गया डायरेक्टरेट, और ये हो गया कई सारे बोर्ड बने होते हैं, जैसे रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि डिवीजन के नीचे होता है ब्रांच, इसके अंडर होता है सेक्शन, सेक्शन ऑफिसर होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है, यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी होता है, और यहाँ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अगर बड़ा विभाग है तो वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, ठीक है। कभी कभी विभाग में सेक्रेटरी लगाए जाते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी लगाए जाते हैं। चलिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, ये रेवेन्यू बोर्ड है और ये पुलिस डायरेक्टरेट है। देखिए, इन सबका हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। अब इसकी जो लाइन विंग है, ये क्षेत्र में भी काम करेगा, वो क्या है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब रेवेन्यू बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ रेवेन्यू कमिश्नरेट होता है, रेवेन्यू कमिश्नरेट। रेवेन्यू कमिश्नरेट का हेड कौन होता है? रेवेन्यू कमिश्नर, जिसको हम डिवीजन कहते हैं, डिवीजन, राजस्थान डिवीजन में बटा हुआ है। जिला, सॉरी, सबसे पहले स्टेट आ गया, स्टेट रेवेन्यू बोर्ड, इसके नीचे का आ गया स्टेट रेवेन्यू डिवीजन, डिवीजन का हेड कौन हो गया? डिविजनल कमिश्नर। फिर हो गया रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? कलेक्टर। और फिर आ गया रेवेन्यू सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, रेवेन्यू सब डिवीजन का हेड कौन हो गया? एस, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम जिसको कहते हैं आप, ठीक है। फिर इसके नीचे कौन आ गया? तहसील, तहसील का हेड कौन हो गया? तहसीलदार। इसके नीचे आ गया रेवेन्यू विलेज, सॉरी, रेवेन्यू सर्किल, इसका हो गया गिरदावर, क्या, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, गिरदावर, गिरदावर। इसके नीचे हो गया रेवेन्यू विलेज, जिसका हेड होता है पटवारी। तो ये हायरार्की तो रेवेन्यू की हो गई। ये पुलिस की हायरार्की जो है ये कैसे काम करती है? सबसे ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ होम में डायरेक्टरेट है, पुलिस डायरेक्टरेट, इसका हेड कौन हो गया? डीजीपी, ठीक है। इसके बाद ये बटा होता है रेंज में। एक डीजीपी को बहुत सारे एडिशनल डीजीपी ऐड करते हैं, या रेंज में होता है, इसका प्रमुख होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल होता है, और इसको बहुत सारे डीआईजी ऐड करते हैं, डीआईजी मदद करते हैं। फिर आ जाता है आपका रेंज के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, दो तरह के होते हैं, एक तो कमिश्नरेट सिस्टम राजस्थान में है, और एक जो है राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कौन हेड होता है? एसपी। एसपी क्या है? ब्यूरो है, ठीक है। ध्यान दिए, जहाँ एसपी सिस्टम है वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की पावर है वो कलेक्टर के पास है, क्योंकि वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना फाइनली उसका काम है, तो वो क्या करता है, पुलिस को सुपरवाइज करता है, जेल को सुपरवाइज करता है। यही आईपीएस और आईएएस में झगड़े का भी कारण है। अच्छा, जो कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पावर यानी सीआरपीसी के पावर जो होते हैं वो कमिश्नरेट को दिए जाते हैं, ठीक है, वो कमिश्नरेट को दिए जाते हैं। अच्छा, इसके नीचे होता है सर्किल, सर्किल का हेड डिप्टी एसपी, फिर आता है पुलिस स्टेशन, इसका हेड सबको पता है एसएचओ, फिर पुलिस बीट आता है, इसका हेड होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पूरी हायरार्की चलती है। कमिश्नरेट सिस्टम का थोड़ा सा अलग मैटर है। कमिश्नरेट सिस्टम क्यों बनाया गया, उसके पीछे कारण ये था कि कलेक्टर, सॉरी, डीएम और एसपी दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, और ये इसको सुपरवाइज करता था। थाने को सुपरवाइज करना, पुलिस को सुपरवाइज करना, सीआरपीसी के पावर यूज करना, सब इसके अंडर में आते थे। झगड़े का कारण था। दूसरी बात ये थी कि डीएम के पास बहुत सारे काम थे, ऐसी स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी जाती थी और अथॉरिटीज के पास थी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया कि अब भैया आप खुद जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एक बोर्ड होता है, 3-4 कमिश्नरों का समूह होता है, ठीक है, जिनके हाथ में पावर होते हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर संबंधित पावर यूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर भी इनके पास अब आ गए ऐसा होने से। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि अब हमें लॉ एंड ऑर्डर में स्पेशलाइजेशन की जरूरत थी। जबकि एसपी एक व्यक्ति होता था, जैसे आज आप देखिए तरह तरह के क्राइम बढ़ गए हैं, नए नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत थी। तो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पर स्पेशल विंग बना दिए गए, ठीक है, कोई साइबर क्राइम विंग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे ऐसे करके विजिलेंस विंग, सबके हेड हो गए, कमिश्नर हो गए या एडिशनल कमिश्नर हो गए, ठीक है। कमिश्नर के नीचे फिर जहाँ पर एसपी हुआ करता था, एसपी रैंक मान लो आप, बट कमिश्नरेट बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर बना दिया गया, डीसीपी आ गया, एडिशनल कमिश्नर तो इसकी मदद करता है, डीसीपी आ गया, फिर जिसको मैं एसपी बोलते थे वहाँ एसीपी आ गया, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर बाकी थाने आ गए, एसएचओ वगैरह हो गए। तो इसको सर्किल की तरह आप मान लीजिए किसी जिले में, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए इन, सॉरी, सर्किल की तरह मान लीजिए, सर्किल के नीचे का एक फिर आ गया प्लस ये जिला आ गया। तो कमिश्नरेट सिस्टम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की समस्या को सॉल्व करना था। दूसरी बात थी कि पुलिस में स्पेशलाइजेशन लाना था, इसमें स्पेशलाइजेशन लाना था, विशेषज्ञता लानी थी, क्योंकि बड़े क्षेत्रों में, ज़्यादा घनी आबादी वाले एरियाओं में कॉम्प्लेक्सिटी लॉ एंड ऑर्डर की बढ़ती जा रही है, जहाँ में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तो ये कारण था कमिश्नरेट सिस्टम लाने का। आपको पूरी की पूरी हायरार्की बता दी है, रेवेन्यू हायरार्की भी बता दी है, जनरल एडमिशन की भी हायरार्की हमने बता दी है, और ठीक है, और आरएस का काम यही होता है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पोस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हमने बता दिया आपको। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो देखिए प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है इथिकल लोगों को लाना। इथिकल, भाई आपका पार्ट टाइम काम प्रशासन ना हो, प्रशासन को आप एक हॉबी के रूप में लीजिए, प्रशासन को एक व्यावसायिकता के रूप में आप लीजिए। एक एक अच्छे व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब होता है प्रशासन जिसका व्यवसाय है, व्यावसायिक, और व्यावसायिक होने के साथ साथ नैतिक होना भी जरूरी होता है। तो एक इथिकल और प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट, एक इथिकल और प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन और ये बनाना, सिस्टम को ये बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। जो स्वभाव से तो क्या हो, जो अपनी सोच से मानो हो और कार्य से विशेषज्ञ हो, यानी टेक्निकल स्पेशलिस्ट भी हो और प्लस रेशनल हो, ठीक है। तो ये इस तरह के सिविल सर्वेंट लाना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अगर वो नैतिक नहीं होगा तो भ्रष्टाचार करेगा, अपनी प्राथमिकता को ऊपर रखेगा, है जनता की प्राथमिकता को, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कार्य आपको सौंपा गया है
जो कार्य भी आपको विवेक से करना है उसमें तार्किकता, वैज्ञानिकता, विशेषज्ञता, ठीक है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, इसी को इनोवेशन कह लेते हो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सिविल सर्विस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है इथिकल और प्रोफेशनल, और ऐसा ही सिविल सर्वेंट हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सपीरियंस। तीसरा है बायोडाटा का एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, आप आरएस बनना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस आपको काम करेगा क्या? क्वेश्चन ये है। ठीक है, अचानक से आप लिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसको क्या करेंगे? तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है दो तरह से यूज होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी कभी डायरेक्ट यूज होता है, जैसे आप तहसीलदार थे हो और आरएस बन गए, तो ऑब्वियस है आपको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। आप इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे, सच थे, और आरपीएस बन गए तो डेफिनेटली, या आरएस बन गए तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यूज नहीं होता। तो इनडायरेक्ट जो आप अपने एक्सपीरियंस है, जो आप एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, कोई भी काम करते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आता है, एक्सपेरिमेंट आता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा व्यवहारिक और तार्किक बनाता है, ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट यूज होता है। तो अब आप अपना जवाब क्लियर कर दीजिए। सर, मैं इंजीनियर था, उसका डायरेक्ट यूज तो जहाँ मैं जा रहा हूँ उसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली हमने जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं प्रशासन में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि प्रशासन क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी है। प्रशासन हर चीज़ को शामिल करता है। एक ऐसी नदी है प्रशासन जहाँ सारी धाराएं मिल जाती हैं। तो सर, प्रशासन इंटर डिसिप्लिनरी है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट यूज तो नहीं हो पाएगा मेरे काम का, जो हमने काम किया है या कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली जो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हमने लिया उसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करें, डायरेक्ट अगर होता है तो डायरेक्ट बता देना सर, डायरेक्ट इसका यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन में देखिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो सीधा एकेडमी से जुड़े होते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा एकेडमी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। मैं चर्चा करता हूँ इस पर। एक्स्ट्रा एकेडमी में जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप आरएस को बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप आरएस को बनना चाहते हैं, डॉक्टर ही बने आप। और वैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तीसरे डॉक्टर बन गए, ठीक है। तो यहाँ जवाब बहुत क्लियर है कि सर, मैं एमबीबीएस मैंने इसलिए किया, या बीटेक मैंने इसलिए किया, या बी फार्मा हमने इसलिए किया, या कोई भी अपने प्रोफेशनल सीए मैंने इसलिए किया, सीएस मैंने इसलिए किया, जो भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, क्योंकि मैं एक जॉब सिक्योरिटी को रखना चाहता था। सिविल सर्विस की जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है उसमें अनसर्टनटी की स्थिति बनी रहती है, इसलिए मैं एक साइड में जॉब ऑप्शनल रखना चाहता था, ठीक है। लेकिन सर, मेरी प्राथमिकता सिविल सर्विस ही है, मेरी प्राथमिकता आरएस ही है। आपका जवाब क्लियर है कि सर, एमबीए मैंने इसलिए किया ताकि मैं एक एक अल्टरनेट, एक विकल्प रखूं जॉब के रूप में। सर, पीएचडी मैंने इसलिए किया, नेट मैंने इसलिए किया ताकि मैं एक विकल्प रखूं। तो आप एजुकेशन को दो तरह से यूज करेंगे, एक तो कंपटीशन के माध्यम से आप आरएस बनना चाहते हैं, और एक उस एजुकेशन के माध्यम से आप कोई जॉब ले सकते हैं। तो सर, इस तरह का एजुकेशन मैंने इसलिए लिया ताकि मैं एक विकल्प रख सकूं, ठीक है, सिविल सर्विस के समानांतर। लेकिन मेरी प्राथमिकता सिविल सर्विस ही है, इसलिए डिस्पाइट मैं डॉक्टर हूँ सर, सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। सर, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, ठीक है। जवाब क्लियर। एक्स्ट्रा एकेडमिक जवाब है आपका, जो एकेडमी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अगली स्थिति है एकेडमी से जो अलग हट जाती है कि आपने 12th साइंस किया, इसके बाद आपने बीए कर लिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो देखिए, 12th साइंस करके बीए आपने क्यों किया, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके पास अवसर ना हो, कोई ऐसा कॉलेज आपके अगल बगल ना हो जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ बीएससी की सुविधा उपलब्ध हो, या आपके दिमाग में ये आया हो कि 12th साइंस करने के बाद, ठीक है,
जब मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है या एमबीए करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है नीट या जेई की तरफ नहीं जाना है मुझे, ठीक है। सर मैं डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ना जा करके मैं सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहता था, इसलिए सोच करके मैंने बीए कर लिया, क्योंकि उसमें हमें 3 साल 4 साल लगातार लगे रहना पड़ता है, जबकि बीए लास्ट ईयर में जो हमारा सिलेबस होता है उसके अनुसार मैं अपनी तैयारी कर सकता हूँ। तो सर मेरी प्राथमिकता सिविल सर्विस थी, इसलिए बी साइंस हमें तार्किक बनाता है और आर्ट हमें क्रिएटिव बनाता है, जबकि सिविल सर्विस में दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी भी होती है और रेशनलिटी भी होती है। तो सर साइंस पढ़ना भी गलत नहीं है, ये तार्किक बनाता है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर दो, साइंस पढ़ा है तो जस्टिफाई कर रहे हैं। बीएससी करने के बाद आपने एमए कर लिया, क्योंकि आपने, सर बीएससी करने के बाद मैं एमएससी करता, और एमएससी करने के बाद हमारे पास क्या विकल्प होता, नेट देता, पीएचडी करता, ठीक है, या मैं सिविल सर्विस देता। सर अगर मैं एमए करके नेट या पीएचडी करता तो मेरे पास एक विकल्प आ जाता है। सर मेरे विचार से साइंस की तुलना में आर्ट के सब्जेक्ट ज़्यादा यूजफुल होते हैं आरएस में, मेरे विचार से, ऐसा जरूर बोलना सर। इसलिए मैं एमए, मुझे ज़्यादा लगा कि एमएससी की तुलना में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एमए हिस्ट्री कर लिया हमने, पॉलिटिकल साइंस कर लिया, तो इस तरह आप जस्ट जवाब दीजिए आप। सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेंट्रलाइज होना पड़ेगा अगर मैं एमएससी करूँगा तो, इसलिए मैंने साथ में एमए कर लिया, जो एक सप्लीमेंट्री यानी कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट था सिविल सर्विस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा एकेडमिक। अब एकेडमी से संबंधित आता है, एक तो आपने सब्जेक्ट परसेंटेज कम ज़्यादा हुए हैं, तो परसेंटेज कम ज़्यादा होने के पीछे एक ही कारण बताना, ठीक है। ये मत बोलना कि सर मीडिया हमने चेंज कर लिया या ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ना ना, एक सिंपल सा जवाब देना कि सर कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाया। अगर किसी का गैप ईयर भी आता है तो भी यही जवाब होगा, परसेंटेज घटते हैं तो भी यही जवाब होगा, बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बढ़ गया, अरे भाई आप तो 40% टेंथ में था, अब 80% आ गए ट्वेल्थ में, तो मत बोला नकल कर लिया मैंने, बोलना सर टेंथ की तुलना में सर ट्वेल्थ में पास गाइडेंस लेवल बहुत अच्छा था और मैं अपने पोटेंशियल को यूज कर पाया, यही कारण है कि मेरे पर आए। और घट गया तो घटने के पीछे कारण बताना सर, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बताना मत उनको कभी, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं अगर आप बताएंगे तो फिर ये आपकी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उनको पूछने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो बहुत कुरेदते हैं आपको तो क्या जवाब दोगे आप, सर दिस इज टू प्राइवेट सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। सर ये चूंकि मेरी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मैटर है इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अरे बीमार हो सकते हैं यार, कोई और घर में कैजुअलिटी हो सकती है या कोई और भी चीज़ हो सकती है, ये मत बोलना कि सर शादी पार्टी अटेंड करने के नाते या मौज मस्ती करने के नाते पर कट गए। सर कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से अपने आप को पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाया, यही कारण है कि मैं पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, अगर गैप ईयर आया तो। और अगर गैप ईयर नहीं आया है तो क्या जवाब दोगे आप, आपका जवाब ये होगा कि सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया ताकि मैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यूस रखा, ठीक है, पर घट गया। तो परसेंटेज का हो गया। दूसरा आपने सब्जेक्ट चेंज किया है, तो फिर सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ट्वेल्थ साइंस है फिर आर्ट कर लिया, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जवाब मैंने इसका दे दिया है। इस ट्वेल्थ साइंस करने के बाद बस बीएससी में बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस नहीं था, फिर इसके अलावा मुझे सिविल सर्विस में जाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बीए में ऐसा सब्जेक्ट ले लूँ जो आरएस के सिलेबस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, करीब हो, ताकि मुझे जो मेहनत है उसकी ड्यूटी ना करनी पड़े, तैयारी पे कंसंट्रेट कर सकूं और उसी तैयारी के आधार पर मैं अपने एकेडमिक पेपर को दे सकूं। ये जवाब दे देना, ठीक है। जैसे आपने बीएससी के बाद एमबीए कर लिया, तो सर एमएससी में करता तो एमएससी की तुलना में एमबीए में मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैंने कर। अब उस सब्जेक्ट का यूज क्या करोगे आप, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसका यूज क्या करोगे आप। देखिए यूज दो तरह का होता है, जैसे हमने बताया डायरेक्ट और डायरेक्ट। तो सर इंजीनियरिंग का डायरेक्ट यूज तो नहीं है सिविल सर्विस में, लेकिन सर उससे जो हमने अप्रोच सीखा इनडायरेक्ट रेशनलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी और रेशनलिटी, सर ये सिविल सर्विस में यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रशासन क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है, सोशल साइंस है। तो अगर आप कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्रिएटिविटी देता है, और अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं, तो आपको ये रेशनलिटी देता है, प्रैक्टिकलिटी देता है। तो जब आप क्लियर है कि सर प्रशासन में आर्ट और साइंस दोनों का यूज है, ठीक है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट डायरेक्ट यूज नहीं होता,
सर इनडायरेक्टली हमने जो जैसे अप्रोच सीखा, रेशनलिटी सीखी है, टेक्नोलॉजी सीखी है, उसका यूज हो जाएगा। और जिसका डायरेक्ट यूज हो रहा है उसको बता सकते हैं। सर पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा पार्ट जो है, जब हम प्रशासन में जाते हैं तो सर पॉलिटिकल सिस्टम को समझना जरूरी होता है, सर इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी होता है। तो सर ये चीज़ डायरेक्टली हेल्पफुल है मुझे प्रशासन में। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, आपने 12th साइंस पढ़ा है, चलो आपसे फिजिक्स पूछा जाए क्या? जब बीएससी में आपने साइंस पढ़ा है और 5 साल हो चुके हैं, क्या जवाब दोगे आप? तो एक हम्बल जवाब दे दो उसको कि सर फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं कि सर चूंकि मेरे बीएससी का सब्जेक्ट था और अभी 5 साल हो चुके हैं बीएससी मुझे किए हुए, सर 3 साल हो गया है और इस समय में अपने आप को हमने कंसंट्रेट कर रखा है तैयारी पर। तो सर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्या बोलोगे? सर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी सर ये 4 साल हो चुका है बीएससी किए हुए और अभी मैं अपने आप को पूरा कंसंट्रेट कर रखा है तैयारी पर। तो इससे क्या होगा, आप डाइल्यूट कर दोगे, वो प्रश्न पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे तो चलिए बीएससी के सब्जेक्ट में हिसाब से क्या पूछा जाए, बिल्कुल जवाब मत देना, क्या पूछा जाए ना सर, बोर्ड जो भी पूछना चाहे पूछे। जैसे सर ये बीएससी का सब्जेक्ट है जो 4 साल पहले हमने, और अभी सर ये मेरे व्यवहार में नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे व्यवहार में, ये जो साइंस टेक्नोलॉजी आपको आर्ट्स में पढ़ना है उसके अलावा कहाँ व्यवहार में आएगा वो चीज़। चलिए अगर आप एमएससी कर रहे हैं और साथ में आप आर्ट्स भी निकाल के बैठे हैं तो एमएससी के पेपर पूछे जा सकते हैं, तो भी आपका जवाब ही होगा कि सर मुझे ऐसा लगा कि मैं कमीशन की तैयारी के साथ साथ एमएससी कर सकता हूँ या एमए कर सकता हूँ, लेकिन सर मेरा पूरा फोकस तैयारी पर है और एकेडमी मेरी सेकेंडरी सेकेंडरी प्रियोरिटी में है, सेकेंड प्रियोरिटी में है सर, आपका जवाब है। तो अब आपका हो गया एजुकेशन। अब अगला आता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपके एनसीसी एनएसएस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपने किया हुआ है तो सर चूँकि स्कूल में या कॉलेज में फैसिलिटी अवेलेबल थी और मैं इसमें भी इंटरेस्टेड था, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन आल्सो। इससे हमने सर अनुशासन सीखा, इससे हमने स्पोर्ट स्पिरिट सीखी सर। फेयर कंपटीशन क्या होता है? स्पोर्ट स्पिरिट। आप सब बढ़िया बढ़िया कंपटीशन करो और जो आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उन प्रोफेशन में, उसको टॉपर बनने का अधिकार है। तो सर स्पोर्ट स्पिरिट क्या करता है, हमें डायनामिक बनाता है, एक एथिक्स देता है। एनसीसी से हमने राष्ट्रवाद सीखा, राष्ट्रभक्ति सीखी, अनुशासन सीखा, फिजिकली फिटनेस सीखा, एनएसएस से हमने ये सीखा। तो ये अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो जवाब सीधा होगा कि सर जहाँ से हमने कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी की, सर वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल तो थी, लेकिन सर मैं अवेयर नहीं हो पाया, मैं अवेयर नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। या अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? सर वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया सर। ठीक है, अब जवाब क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो ये है। अब आती है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आता है क्वेश्चन, आप अपने बारे में बताएं, अपने बारे में। तो अपने बारे में अपना केवल नाम बताना चाहिए, सरनेम नहीं बताना चाहिए। जैसे आप अपना नाम बताएं, मेरा नाम दिनेश है सर, मैं राजस्थान के अलवर से संबंधित हूँ, अलवर राजस्थान से संबंधित हूँ सर। वर्तमान में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इस नौकरी में काम कर रहा हूँ या इसमें काम कर रहा हूँ, और मेरी लास्ट एजुकेशन जो है वो एमएससी है या बीएससी है या बीए है या बीटेक है, जो भी कुछ आपका है। तो 3 चीज़, मेरा नाम दिनेश है, राजस्थान के अलवर से बिलोंग करता हूँ, और वर्तमान में सर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी लास्ट एजुकेशन बीएससी है। इसके अलावा और कुछ मत बोलो, ठीक है? आप अपने बारे में बताइए, आप अपने परिवार के बारे में बताएं। अगर क्वेश्चन बन गया परिवार के बारे में बताएं तो क्या बोलोगे आप? सर मेरे अलावा, देखिए मेरा परिवार, सबसे पहले जवाब क्या होगा? सर मेरा परिवार न्यूक्लियस परिवार है, न्यूक्लियस फैमिली है। सर मेरा पास ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियस फैमिली में क्या होता है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन
से जो परिवार बनेगा वो न्यूक्लियस फैमिली होगा, और जहाँ पर चाचा चाची दादा दादी सब आ जाते हैं वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली होगी। ठीक है सर, मेरा परिवार एक ज्वाइंट फैमिली है जहाँ मेरे पापा के अलावा, मेरे भाई बहन के अलावा चाचा चाची दादा दादी सब, इतना जवाब दिया जाता है। सर मेरा परिवार एक न्यूक्लियस परिवार है जहाँ मेरे पापा भाई बहन। अब यहाँ से क्वेश्चन बना, तो आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, जो करती है बता दीजिए, पापा जो करते हैं। अच्छा, आपके पापा आर्मी में हैं, तो आप आर्मी में क्यों नहीं गए? आपके पापा डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? आपकी मम्मी टीचर है, आप टीचर क्यों नहीं बने? सर उन्होंने मुझे हमेशा इंडिपेंडेंट कैरियर के लिए प्रमोट किया। बेटा आपको जो पसंद है, बेटी आपको जो पसंद है आप वो बने और वो करें, और उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं की प्रेरणा से सिविल सर्विस करियर हमने ऑप्ट किया। ठीक है। अच्छा, आपके पापा फार्मर हैं, कौन सी फसल लगी हुई है? तो जनरली अगर आपको जवाब है आता है तो बता दो, नहीं तो क्या बोलोगे? सर मेरे पापा हैं, सर ये उनके फंक्शन है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जयपुर में रह करके या दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस तो होता ही है भाई, कि रबी की फसल लगी है कि खरीफ की फसल लगी है। जिले के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, तो बता सकते हो सर फार्मर में इस समय ये फसल लगी हुई है, फसल लगी हुई है। अगर चाहो तो आप मना भी कर सकते हो, लेकिन जब बहुत डीप में जाएंगे तब मना करना। जनरल क्वेश्चन का जवाब दे देना आप। सॉरी सर, कितना फर्टिलाइजर पड़ता है, कौन कौन सा पड़ता है सर, इतना है मुझे आइडिया नहीं। यार आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो पढ़े हैं ना, हैं? तो एग्रीकल्चर तो उसमें पढ़ा ही हुआ है आपने, एक कॉमन जवाब तो दे ही सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। परिवार के बारे में बताएं, पापा क्या करते हैं, आप वो क्यों नहीं कर रहे? अगला है आपकी आइडियल और आपकी हॉबी। आइडियल और आपकी हॉबी, दोनों में एक अंतर है, समझ लीजिए आप लोग। आइडियल जो होता है और जो ग्रेट मैन, दोनों में अंतर है। आइडियल और ग्रेट मैन, महान व्यक्ति। ग्रेट मैन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग ग्रेट मैन वो होते हैं जिनके विचार, जिनके आइडियाज पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो ग्रेट मैन होते हैं। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी वो आपका होता है आइडियल। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को ही अपना आइडियल बताना चाहिए। इसको बताओगे? महात्मा गांधी क्यों नहीं? सर वो ग्रेट मैन है सर, उनके चार पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ से 20 प्रश्न बनेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं बने। सर मेरे पेरेंट्स मेरे आइडियल हैं क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बताया, कभी ना हार मानो, ठीक है, ये टास्क को अचीव करो, ठीक है, टास्क को अचीव करो, लेकिन नैतिक बने रहते हुए, इथिकल मैनर को यूज करते हुए टास्क को अचीव करना मैंने उन्हीं से सीखा। नैतिक रहते हुए टास्क को कैसे अचीव किया जाए ये मैंने उनसे सीखा, इसलिए मेरे वो आइडियल हैं। तो आइडियल पे ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब रही बात हॉबी की, तो हॉबी क्या है इसको समझ लीजिए आप लोग। जब हॉबी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ के दो भाग हैं। आपकी पब्लिक लाइफ है और एक आपकी पर्सनल लाइफ है। पब्लिक लाइफ में आप वो काम करते हैं जो आपको दिया जाता है, पब्लिक लाइफ में आप वो काम करते हैं जो आपको दिया जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप वो काम करते हैं जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा होती है। और पर्सनल लाइफ में जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, डिजायर, इच्छाएं, अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आपको संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन। और संतुष्टि से आपके अंदर पॉजिटिवनेस, आपकी सोच क्या होगी? पॉजिटिव। आपकी सोच क्या होगी? क्रिएटिव। और वर्क क्या होंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क और क्रिएटिव थिंकिंग जो है, और इसी को बोलते हैं हॉबी।
व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं ये हॉबी है। और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, ये चेंज नहीं होता। अरे आपकी हॉबी क्या है, अब आपकी हॉबी क्या है सर? मैं मेरी एक हॉबी डेवलप हुई है कि जो कुछ वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं इस पर मैं अपने विचार बनाऊं, दोस्तों से चर्चा करूं, उसको लिखूं। फिर जो हम पढ़ा रहे हैं वही तो आ जाएगा आपका। अरे ये कौन सी हॉबी है, दूसरी हॉबी होनी चाहिए। हॉबी और प्रोफेशन में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति फ्री में किसी को पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, तो ये उसकी हॉबी है, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है। और अगर पैसे के लिए कर रहा है तो टीचर के रूप में उसको दिया गया कार्य है, जो कार्य कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। तो हॉबी और प्रोफेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप वही काम आपको सौंपा गया है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशन हो गया। और आप अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो ये आपकी हॉबी हो गई। तो हॉबी और प्रोफेशन में ये अंतर है। क्लियर, कोई समस्या तो नहीं? तो हॉबी और प्रोफेशन इसमें अंतर होता है। है। और हॉबी सभी की होती है, जिसके पास कोई हॉबी नहीं है बता देना सर। जो कुछ वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, करंट इवेंट्स, जो कुछ हमें और हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है सर, उनके बारे में जानना मेरी हॉबी है, मेरी क्यूरियोसिटी है। इसलिए पेपर भी पढ़ता हूँ, नेट भी सर्च करता हूँ, दोस्तों से चर्चा भी करता हूँ, ताकि एक मैं संतुलित ओपिनियन बना सकूँ। बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा जहाँ से आप निकल जाएंगे। अगर बोर्ड पूछेगा आपसे तो मना कर देना, सॉरी सर इस पर हमने अपनी विचार नहीं बनाए। लेकिन तब लास्ट में हार करके वही बोल देगा भाई किस पर आपने विचार बनाए, तो मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो ये तो हो गए हॉबी आपके, ठीक है। और हॉबी अगर पूरी नहीं होगी तो आप क्या होंगे, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव। इसलिए हॉबी का पूरा होना जरूरी है। और ये हॉबी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको आपके कंपटीशन में भी मदद करती है। कोई आप व्यवहारिक हॉबी बता दिए, सर क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो क्रिकेट तब खेल पाओगे आप जब 22 खिलाड़ी पूरे होंगे, तो अंपायर पूरे होंगे। क्रिकेट कोई 2 4 10 15 मिनट का काम नहीं है। हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम समय में पूरी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी यूज हो सकता है। हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो सस्ती हो, हम लोग महंगे हॉबी कैसे पूरी करेंगे। हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में हमारे कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड हो, हमें संतुष्ट करती हो, ठीक है, ये व्यवहारिकता हो। चलिए ये हो गया। अब आपके बायोडेटा में आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रह गया। स्टेट के लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं। एक तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डेटा बेस। एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन में बनते हैं, सेक्स रेशियो पूछ सकते हैं, सेक्स रेशियो पूछ सकते हैं, एजुकेशन पूछ सकते हैं। ये तो आप लोग सर्च कर लेना नेट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेटा, सॉरी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन, नहीं भी बता पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमएसएमई वगैरह क्या स्थिति है, अगर कोई बहुत विशेष चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो। ठीक है। कोई मेले त्यौहार जो इंपॉर्टेंट है एक दो देख लेना आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक दो, ठीक है। कोई बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर बताओगे मुझे तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और मेला है, त्यौहार है, कोई महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आपके ज़िले से संबंधित है तो एक दो पर्सनालिटी आप देख लेना, कोई एक आध कल्चरल साइट्स देख लेना, कोई महत्वपूर्ण एमएसएमई वगैरह इंडस्ट्री वगैरह देख लेना, पॉपुलेशन कितनी है देख लेना, ठीक है, और सेक्स रेशियो देख लेना और एजुकेशन रेशियो देख लेना। ठीक है, एक सिंपल सा लिख लेना और देख लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके ज़िले का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू का क्या इंपॉर्टेंस है, अलवर का क्या इंपॉर्टेंस है। सर अलवर एनसीआर में आता है और तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है और राजस्थान की इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो जिले के डेटाबेस क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन में सेक्स रेशियो, एजुकेशन, किसी की स्थिति क्या है, तीसरा पॉपुलेशन कितना है,
चौथा क्वेश्चन है कोई फेस्टिवल वगैरह है, फेयर फेस्टिवल कल्चरल प्लेस वगैरह है, एक दो देख लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन आपका आता है पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएगा। वैसे पूछोगे तो बता दूंगा। अगली स्टेट है कि आपके ज़िले का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे झुंझुनू का इंपॉर्टेंस पूछ लिया, तो जब आप क्लियर है कि सर झुंझुनू इंपॉर्टेंस ये है, जो झुंझुनू का इंपॉर्टेंस है कि सर ये सिक्योरिटी में आता है, और एजुकेशन में और ट्रेड में और व्यवसाय में बहुत बड़े बड़े दो पति यहाँ से हैं, एजुकेशन स्पेशलिस्ट और प्लस सेना में। सर डिस्पाइट कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी विषम है, लेकिन यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े शिक्षाविद यानी शिक्षा वाले लोग ये सब निकले। ठीक है, तो अपने ज़िले का इंपॉर्टेंस है, अलवर का इंपॉर्टेंस, अजमेर का इंपॉर्टेंस। सर अजमेर प्रशासनिक राजधानी है, उदयपुर सर झीलों की नगरी कहा जाता है, सांस्कृतिक रूप से इसका बहुत महत्व है राजस्थान। सवाई माधोपुर, ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो। जो भी आपके पास जिला आएगा बता दूंगा। सर स्टेट वाले होंगे उनका भी जिला बता दिया जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट आपके ज़िले की प्रॉब्लम्स क्या है, आपके ज़िले की प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए प्रॉब्लम्स बताते समय जैसे जयपुर की प्रॉब्लम्स क्या बताओगे। सर जयपुर सिटी में जो पॉपुलेशन का कंजक्शन है बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि इसी से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई है, पोल्यूशन की समस्या पैदा हुई है, लो लेवल ऑफ द लाइफ की समस्या पैदा हुई है। बात दे दिया आपने। अजमेर की क्या समस्या है। सर अजमेर पेयजल की समस्या है सर, जो कि पूरे राजस्थान की एक समस्या है कि ये एरिड एरिया है। पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है, झुंझुनू वगैरह की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है। सर एक एरिड समस्या है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये सब बहुत कम, टूरिस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो एक जनरल जवाब दे दीजिए। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स स्पेशल पूछ रहा है, जनरल नहीं पूछ रहा है। जैसे अलवर की क्या समस्या है। सर एनसीआर होने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। सर यहाँ पर कंजक्शन जो हुआ है इससे पोल्यूशन भी बढ़ा है और लैंड ऑर्डर की भी समस्या पैदा हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रॉब्लम्स, एक जनरल प्रॉब्लम्स आप बता दो। ठीक है, अब ये हो गया आपके ज़िले से संबंधित क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो आप मना कर देना। ठीक है, अब आता है आपका स्टेट। स्टेट में राजस्थान सबको जानना जरूरी है, क्योंकि आप आरएस में जा रहे हैं, तो राजस्थान सबको जानना जरूरी है। एवरीवन नीड टू नो अबाउट द राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री, एक एक दो दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मैं जवाब दे दूंगा। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान के इसी के साथ कल्चर भी आ जाएगा, हिस्ट्री के साथ कल्चर, राजस्थान के करंट इवेंट। ठीक है, राजस्थान में कुछ सोशल प्रॉब्लम जो चल रही हैं वो, बस। ठीक है, तो राजस्थान की सोशल प्रॉब्लम, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के करंट इवेंट, 7 सेक्शन है जो कल के क्लास में आप लोगों को बताया जाए। बायोडाटा इसके साथ खत्म हो रहा है। ठीक है, कल से हमारा जनरल टॉपिक शुरू हो जाएगा।